हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो नवंबर मंथली करंट अफेयर की सीरीज में जो पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इसमें 29 क्वेश्चन यानी कि 29 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और आज जो वीडियो है ये हम क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर से शुरू करेंगे। तो इसमें आप लोगों का 8 से 14 नवंबर तक का डेटा कवर हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था इसमें 1 से 7 नवंबर का डेटा मैंने इसमें कवर किया था। तो इस हिसाब से यदि आप कहेंगे तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के नवंबर के ऑलमोस्ट मतलब आधा नवंबर का करंट अफेयर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। सवाल ये है कि जो मानगढ़ है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1913 में मानगढ़ में अंग्रेजों द्वारा जो आदिवासियों को मारा गया था उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ लगभग 1500 आदिवासियों को मारा गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सेना के द्वारा। उस समय जो समाज सुधारक थे गोविंद गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें गुरु नहीं थे। उस समय के समाज सुधारक जिनका नाम गोविंद गुरु थे, इन्होंने 1913 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही मानगढ़ में आदिवासियों और वनवासियों की सभा का नेतृत्व किया था। और इसकी भनक किसे लग रही थी? अंग्रेजों को लग गई थी। और इसी के लिए अंग्रेजों ने मतलब यहाँ जो आदिवासी इकट्ठा हुए थे, लगभग ये आंकड़ा है 1500 के आसपास, जिन्हें मार दिया गया था। और ये आंकड़ा ना 1913 में जो माफ कीजिए 1919 में जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 में, उससे भी बड़ा नरसंहार ये माना जाता है 1913 का मानगढ़ में आदिवासियों का नरसंहार। हालांकि वो बात अलग है कि ये जो मुद्दा है उतना हाईलाइट नहीं हो पाया था। तो बात कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत। राज्यपाल हो जाएंगे कलराज मिश्र। स्टैटिक फैक्ट यदि आप डिस्कस करें तो सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, मानस, ये सभी नेशनल पार्क राजस्थान में हो जाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड जिसे मिला है ये राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है। अब अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो? उत्तर प्रदेश में ना भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस की शुरुआत की जाएगी नोएडा से 2024 में। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बस सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में। और गुजरात में जो लोथल है, लोथल में माफ कीजिए लोथल नहीं, लोथल तो बहुत पुराना हो गया, अभी भावनगर चर्चे में था। तो भावनगर आप रिलेट कर सकते हो। भावनगर क्यों चर्चे में आया था? क्योंकि यहाँ भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 8 से 18 नवंबर तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये एक्चुअल में हो चुका है नवंबर में, 8 से 18 नवंबर के बीच में, जो कि आयोजित किया गया था जापान में। ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है ना, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है। क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज में टोटल कितने देश हैं? 4 देश शामिल हैं। भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो जापान की लोकेशन एशिया मैप में कुछ यहाँ पास स्थित है। इसकी कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। करेंसी हो जाएगी येन। 4 प्रमुख यहाँ द्वीप हैं, होन्सु, क्यूसु, सिकोकू और हकाइडो। ठीक है। जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जिनके गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, इन्हें भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, इससे ये मरणोपरांत सम्मानित किए गए। मतलब इनके बिहाफ पर यह अवार्ड इनकी वाइफ ने रिसीव किया था। मिस्र इस साल क्या होस्ट कर रहा है? मिस्र कोप 27। जर्मनी इस वर्ष का G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज और नेक्स्ट ईयर का G20 ये भारत होस्ट करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हालांकि देखिए आईसीसी के द्वारा ना, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा ना एक नए कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है जनवरी 2021 से। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब ऐसा प्लेयर जो पूरे महीने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में इन्हें सम्मानित किया जाता है। अब हर महीने ये अवार्ड मिलता है, साल भर में 12 मेल को मिलेगा और 12 फीमेल को मिलेगा। लेकिन हमें हर मंथ का याद नहीं रखना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था ये भारत के ही जो ऋषभ पंत है इन्हें मिला था, है ना। तो पहला तो याद है आप लोगों को। अभी ये वाला इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अक्टूबर का, क्योंकि विराट कोहली को मिला। विराट कोहली पहली बार ही इसके लिए नॉमिनेट हुए थे और पहली बार नॉमिनेट होने के बाद इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड
मिल चुका है। तो मेल कैटेगरी में तो विराट कोहली और फीमेल कैटेगरी में पाकिस्तान की जो ऑलराउंडर है निदा दार, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। आईसीसी के बारे में बेसिक चीजें आप जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हुई। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है और पिछले 2 साल से ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और फिर से ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। देखिए अभी आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था कि सैफ अहमद कार्यकारी बनाए गए थे अध्यक्ष, लेकिन देखो नरेंद्र बत्रा के बाद मतलब नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दिया तो सैफ अहमद कार्यकारी बनाए गए, लेकिन अब फाइनली जो मोहम्मद तैयब इकराम है ये बन गए हैं एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष, जो कि 2 साल के लिए इसके अध्यक्ष रहेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई। लॉज़न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। थॉमस बाख ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं और ग्रेग बार्कले ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, यहाँ 2 पॉइंट आप साथ साथ याद रख सकते हो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस बाख है। इंडियन ओलंपिक कमेटी या आप कह सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके कौन है अध्यक्ष? तो अभी 2 दिन पहले ही ये बनाई गई है पीटी उषा। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 29 नवंबर। पीटी उषा ये 28 नवंबर को इसकी अध्यक्ष बन गई है। किसकी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है सिक्किम, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में जो गीतकार है ए आर रहमान, इनकी नियुक्ति की गई है। तो ए आर रहमान है जो राज्य की उपलब्धियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करेंगे। सिक्किम की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हो जाएंगे गंगा प्रसाद। ये एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है और भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे छोटा राज्य ये हो जाएगा। गंगटोक के बारे में बता दूं, देखिए दुनिया की तीसरी सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, इसे सिक्किम का संरक्षक देवता भी माना जाता है। एक बेसिक फैक्ट है, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य तो ये सिक्किम ही है। संजय दत्त ये किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है? 1 साल हो गए हैं इन्हें अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाए हुए। गोविंदा मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है और जो पंकज त्रिपाठी है इन्हें अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट आइकन ये नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है खबरों में रहा 103वां संविधान संशोधन, इसमें क्या पेश किया गया? तो इसे आप चाहें तो 1 लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन हुआ 103वां ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण देने के लिए। जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं, है ना, इन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के पक्ष में 3-2 से फैसला सुनाया। ये 5 जजों की बेंच थी कौन सी? ये आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो फैसला सुनाया गया है 103वां संविधान संशोधन पर, ये 5 जजों की जो बैठक रही, इसमें कौन जज शामिल नहीं था? जैसे कि राम मंदिर वाले में पूछा गया था कि कौन जज शामिल नहीं था, वैसे इसमें पूछा जा सकता है ना? तो 5 जज थे, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जेपी पारदीवाला, यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट। तो देखिए 3 पक्ष में पड़े हैं, मतलब ये पक्ष वाले हैं और ये विपक्ष के। उस समय भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे यूयू ललित, इन्होंने भी इसके विपक्ष में फैसला दिया था, लेकिन मेजोरिटी आप देख सकते हैं किधर है, इधर है। इसलिए ये 3-2 से सहमति के साथ ईडब्ल्यूएस का इंग्लिश मतलब होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से गरीब लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, तो इन्हें अब 10% का जो कोटा या आरक्षण था ये बरकरार रहेगा। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल हुई है। ये भारतीय कंपनी कौन सी हो जाएगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग जो अभी हाल ही में रिलीज की गई, इसमें यह बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता है और साथ काम करने के लिए दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी फर्म है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में 20वां स्थान है, भारत की तरफ से ये पहला हो जाएगा। वर्ल्ड रैंकिंग में कई दिग्गज कंपनियां शामिल है, जैसे साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग। ये कुछ एकदम बेसिक 1 लाइनर फॉर्मेट में मैं कुछ चीज लिखती हूँ ना, इसको आप नजरअंदाज मत किया करिए। जैसे कि सैमसंग कहाँ की कंपनी पूछ लिया जाए, ये साउथ कोरिया की कंपनी है जो कि इस रैंकिंग में टॉप पर। इसके बाद अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट से याद रखना कि इसका जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, मतलब भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके जो सीईओ हैं ये भारतीय मूल के अरविंदा कृष्णा है। अल्फाबेट और एप्पल,
ठीक है, इसके बाद स्थान आता है। अगला प्रश्न, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये कहाँ बनने जा रहा है? तो देखिए नोएडा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ये आप कुछ इस तरह देख पा रहे हैं, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो कि बनने जा रहा है 6 या 8 लेन का ये हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में ये बनेगा। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य शहर जो कि चर्चे में थे, देखिए मथुरा है ना, मथुरा ये हेमा मालिनी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ भारत का पहला हाथी अस्पताल ये स्थापित किया गया। भावनगर गुजरात में है सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, ये मैं बता चुकी हूँ। और भोपाल में जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, क्या याद आ रहा है आप लोगों को? भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये यही बना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये राखी लिखा है, रखी गई है, तो ये ना उज्जैन, उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये रखी गई है। उज्जैन के जंतर मंतर यानी कि जीवाजी वेधशाला में ये शुरू होगी। ये काल गणना के सिद्धांतों पर आधारित होगी और प्रतिदिन देश विदेश में अलग अलग समय पर होने वाले सूर्योदय को भी सिंक्रोनाइज कर सकेगी। वैदिक घड़ी, इसके लिए ऐप भी जारी किया जा सकेगा और ये मोबाइल पर भी देखी जा सकेगी। अब कुछ अन्य शहर जो कि चर्चे में थे, देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद से आप क्रिकेट स्टेडियम तो रिलेट कर ही सकते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही है। जम्मू कश्मीर, मतलब यहाँ जो गुलमर्ग है ना, यहाँ इग्लू कैफे ये स्थापित किया गया है। और दिल्ली में अभी हाल ही में किसकी बैठक आयोजित की गई है? इंटरपोल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, इसकी 90वीं बैठक ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अगला प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस किस नेता की जयंती के मौके पर मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी की स्मृति में, और इसी दिन झारखंड गवर्नमेंट अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को समर्पित किया गया है। वैसे बी.आर. अम्बेडकर की जयंती ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 31 अक्टूबर को इनकी स्मृति में क्या मनाते हैं? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी डे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में लावा मोबाइल कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें आप लोगों को पूरे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे यदि तो भाई कंपनी और फिर इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं यही पूछा जाएगा, है ना। तो कार्तिक आर्यन जो कि अभिनेता हैं, इन्हें लावा के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। लावा जो कंपनी है ना मोबाइल की, ये भारतीय है और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। फॉर्मेशन इसका है 2009। इसके फाउंडर हरिओम राय थे, सुनील बल्ला थे, शैलेंद्र नाथ राय थे, विशाल सिंगल थे। हालांकि सब कुछ तो याद नहीं रखना, बेसिक यहाँ पर बता देती हूँ। इसका हेडक्वार्टर है ना जो, ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। AR रहमान, जस्ट मैंने बताया है, ये सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ऋषभ पंत ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। रणवीर सिंह, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ना, इसमें भारत की तरफ से ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? क्रम पूछा जा रहा है गुरु पर्व के नाम से, जो कि 553वीं जयंती इनकी मनाई गई। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। तो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, इन्हीं की जयंती मनाई गई। कब पड़ा था ये? 8 नवंबर को पड़ा था। क्रम याद रखना, 553वीं जयंती थी। इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये 2022 लिखा, ये होगा 2023, अगले साल होगा ना जनवरी में। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली है कौन? तो ये है गुयाना के राष्ट्रपति। गुयाना साउथ अमेरिका के लोकेशन में, देखिए जीनिया अलग है, फ्रेंच गुयाना की लोकेशन यहाँ पास है, और गुयाना अलग है। तो ये सब ना मिलती जुलती कंट्रीज का नाम है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, ये भारत आने जा रहे हैं। 17वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस होगा, जो कि इंदौर होस्ट करने जा रहा है 8 से 10 जनवरी तक। इसकी थीम क्या होगी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है।
गुयाना की कैपिटल मैं यही लिख देती हूँ, वैसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, ये नहीं पूछी जाती है कैपिटल वगैरह, लेकिन तब भी जॉर्ज टाउन, ये हो जाएगी इसकी कैपिटल। और करेंसी क्या हो जाएगी गुयाना की? गिनियाइज डॉलर। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? इजराइल के। ऋषि सुनक कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ की? अमेरिका की। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए भारत का जो UIDAI है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो चैट बोट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? आधार मित्र। ऐसे क्वेश्चन आप वन लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं कि UIDAI ने क्या लॉन्च कर दिया है? अपना नया चैट बोट, नाम है आधार मित्र। बस इतना ही याद रखने की जरूरत है आप लोगों को। तो इसमें नामांकन, आधार की नामांकन की जांच, अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं मिल सकेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो रिसेंटली जो रशिया है, ये भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है, और इस मामले में इसने सऊदी अरब और इराक को भी पीछे छोड़ दिया है। अब भारत में कुल कच्चे तेल का आयात 22% है। टोटल भारत कच्चा तेल 22% मंगाता है, जो कि इराक के 20.5 और सऊदी अरब के 16% से अधिक है। मतलब रशिया पर ज्यादा डिपेंडेंसी है भारत की, ये बताया गया है। रशिया इसमें आगे आ गया है। रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, करेंसी हो जाएगी रूबल, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। एक सेकेंड रुकेंगे। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, माफ कीजिएगा, ये तो प्रेसिडेंट हुए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्टिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इंदिरा और एविया इंदिरा दो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि भारत और रशिया के बीच में आयोजित है, जो कि की जाती है। एक सरमत मिसाइल, इसका मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में दागे जा सकने वाली मिसाइल का इसने परीक्षण किया था। अगला प्रश्न, कौन सा क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष यानी कि पूरे साल में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो अभी छाए हुए थे T20 वर्ल्ड कप में कौन? स्काई, सूर्य कुमार यादव। तो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम। अच्छा, ये चीज मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ क्या? कि भारत की तरफ से 7 व्यक्ति हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। अभी किसे शामिल किया गया है? देखो, अब्दुल कादिर, शिव नारायण चंद्रपाल और चार्लोट एडवर्ड्स, इन सभी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब इन तीनों के बारे में तो याद रखना जरूरी नहीं कि भाई कौन थे क्या थे, बस इसमें नाम सफिशियंट है। मैं उन भारतीयों का नाम बता देती हूँ जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल है। 7 भारतीय हैं, ठीक है। एक तो कपिल देव जी हैं, दूसरे हो जाएंगे इसमें सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के नाम पर, अच्छा एक एक फैक्ट भी बताते चलो क्या, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कपिल देव हैं। 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तब उसके जो कैप्टन थे कपिल देव थे। सुनील गावस्कर के नाम पर ना इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। और एक और नाम याद रखना इसमें, अनिल कुंबले, ये तीसरे हैं। अनिल कुंबले 2015 में इन्हें शामिल किया गया था। डेट या ईयर याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं केवल नाम बताते चल रही हूँ। राहुल द्रविड़। 4 हो गए। 5वें इसमें हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम करंट में इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि यूनिसेफ के 20 साल तक एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, एक मीनू माकंड हो जाएंगे। मीनू माकंड। 6, 7 होने चाहिए, एक नाम मैं भूल रही हूँ शायद। मीनू माकंड है, ठीक है, हाँ। 7वें बिशन सिंह बेदी, इन्हीं का नाम मैं भूल रही थी, बिशन सिंह बेदी। तो ये सभी नाम आप लोग याद रखेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ चलें, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? अभी मैंने 49वें मुख्य न्यायाधीश बताए थे, यूयू ललित, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के हक में फैसला सुनाया, मतलब विपक्ष में थे लेकिन मेजॉरिटी में फिर इसमें आ गए। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, ये भी नवंबर के महीने में बन गए। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अभी तक भारत की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश, शब्द पर ध्यान दीजिए, मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई नहीं बनी। अभी कौन बने हैं? वाई.वी. चंद्रचूड़। तो वाई.वी. चंद्रचूड़ जी के जो पिताजी थे ना, ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश थे। उन्होंने 1978 से 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। आर वेंकट रमनी, ये अटॉर्नी जनरल बने हैं रिसेंटली। भारत के अटॉर्नी जनरल को उल्लेख है आर्टिकल नंबर 76 में। और भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जी.सी. मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? देखिए, इस साल जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज 2022 का, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जा रहा है, मतलब हो चुका है। अब जो नेक्स्ट होगा G20 2023 नेक्स्ट ईयर, काफी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। 2021, 22, 23 तीनों का क्रम याद रखोगे ना, तो आई है, इटली, इंडोनेशिया और अब भारत, 2023 में भारत। तो इसके लिए जो थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित ये थीम है। यह महाउपनिषद का प्राचीन संस्कृत पाठ से ये लिया गया है। ये जो थीम है, सभी मनुष्य के मूल्य की, जीवन के मूल्यों की पुष्टि करता है, जो कि मनुष्य, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव के साथ पृथ्वी के उनके आपसी संबंधों, परस्पर संबंधों को बताता है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि नेक्स्ट ईयर जो G20 होस्ट करने जा रहा है, अपना देश करने जा रहा है। भारत में जो विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो रिसेंटली जो ऋतुराज अवस्थी है ना, ये बन गए हैं भारत के नए विधि आयोग के अध्यक्ष। ये सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। 3 सालों के लिए ये नियुक्त होंगे। विधि आयोग की भूमिका क्या है कि सरकारों की नीतियों पर ये सलाह देता है, साथ ही गलत नीतियों की ये आलोचना भी करता है। इस आयोग की बात करूं तो ये आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। एग्जाम में पूछा जाता है भाई किस तरह का निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। 1955 में पहली बार इसका गठन किया गया था। अभी तक 277 रिपोर्ट ये प्रस्तुत कर चुका है। ठीक है, अब वाई.वी. चंद्रचूड़ बता चुकी हूं, मुख्य न्यायाधीश। अतुल कुमार गोयल, ये अतुल कुमार गोयल की नियुक्ति ना पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीए तो है ही, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके भी अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो अतुल कुमार गोयल ही बनाए गए हैं। ठीक है, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इनकी नियुक्ति की गई, किसकी? केवी कामत की। अतुल गोयल, इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कौन होस्ट करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश होस्ट करेगा। देखिए, अभी जो 3 संस्करण हो चुके हैं, मैं तीनों ही लिख देती हूँ। पहला हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर थी। दूसरा, ये आयोजित किया गया था कर्नाटक के बैंगलोर में, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर इसमें टॉप पर थी। अब जो तीसरा होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ये अन्य शहरों में भी उत्तर प्रदेश के आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ इसका मुख्य मेजबान शहर होने वाला है। 25 साल से कम उम्र के आयु के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर खेले जाने वाला ये बड़ा आयोजन है। अब जो नेक्स्ट ईयर, अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अब तो ये अगले साल होना, इस साल का तो हो चुका। पहला दूसरा ऑप्शन बता चुकी हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगला मध्य प्रदेश होस्ट करेगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले, उत्तर प्रदेश में किस शहर को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, जो मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र है ना, इसे 2041 तक, अभी से यदि हम अनुमान लगाएं तो 18-20 साल के आसपास कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि यहाँ शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हो। पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब कि इस क्षेत्र में जो टूरिस्ट वाली वाहनें आती है ना, तो ये नहीं आ सकेंगी। पूरी तरह से ई व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया जाना है और इस तरह से ये शून्य कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के चलो सभी शहरों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने करंट में पढ़ा हो। सहारनपुर, यहाँ भारत का पहला मास्क एटीएम स्थापित किया गया।
मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल ये स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 से हुई और इसी उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत अभी पिछले ही साल 2021 में हुई है। अयोध्या अयोध्या ने सबसे ज्यादा दिए जलाकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया। कानपुर में जो एक रिफाइनरी है, ये मध्य प्रदेश का जो सागर है, पनकी कौन सी परियोजना थी, पाइपलाइन प्रोजेक्ट थे जो सागर से कनेक्ट होने जा रहा था, है ना। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T x 2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। अभी 2022 में सम्मानित किया गया सत्यामंगला टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ, राजस्थान में है। आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर। लखनऊ के बारे में बता चुकी। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी या शहर आप कह लें, वाराणसी को ही चुना गया है। फोर्ब्स के द्वारा 20 एशियाई महिला उद्यमों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत की तरफ से 3 महिलाएं शामिल हैं। इन तीनों की इमेज आप देख सकते हैं। ये है कौन कौन? तो इस रैंक में 3 भारतीय शामिल है, गजल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर। जो गजल अलग है, ये अलग लिखा नहीं, यहाँ घा होगा। ये होंसा कंज्यूमर की संस्थापक है, जो मामा अर्थ ब्रांड की मालकिन है। इनकी टी शर्ट पर देखिए मामा अर्थ लिखा हुआ, इसकी ये मालिक है। सोमा मंडल ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। भाई मामा अर्थ के प्रोडक्ट आप लोग यूज भी करते होंगे। और बीच में ये कौन हो जाएंगे? नमिता थापर। नमिता थापर एक एक्योर फार्मा इंडिया की ये निदेशक हैं। आप लोगों ने इन्हें शार्क टैंक में जरूर देखा होगा, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया कब जाता है? तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम जी, कलाम आजाद जी, इनकी स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2008 से ये दिवस मनाया जा रहा है। ये देश के रक्षा मंत्री थे 1947 से, रक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री। 1947 से 58 तक इन्होंने सेवा की देश की, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 1992 में। तो 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्हीं की स्मृति में दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो 14 नवंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? एक तो देखो, राष्ट्रीय बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो डायबिटीज डे है ना, मधुमेह दिवस, ये भी 14 नवंबर को। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला प्रश्न, मधु कांकरिया और माधव हाडा को अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो रिसेंटली इन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 31वें और 32वां क्रम का पुरस्कार इन दोनों ने जीता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर ये रखा गया। 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार, पट्टिका और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है साहित्य जगत में, ये व्यास सम्मान ही है ना। अच्छा, व्यास सम्मान किसे मिला है? व्यास सम्मान 2000 ये असगर वजाहत को था। असगर वजाहत, इनकी जो रचना थी ना महाबली, इसके लिए। और सरस्वती सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये रामदरस मिश्रा ने जीता था। ज्ञानपीठ अवार्ड ये नीलमणि फूकन और दामोदर मौजू क्रमशः 56वां और 57वें क्रम का है। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य की उपराज्य का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो इन्होंने ना मैरीलैंड में उपराज्यपाल का पद संभाला है, और ये संभालने वाली मतलब पहली भारतीय अमेरिकी ये बन गई हैं। भारत में जन्मी थी 1964 में, इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। 7 साल की थी तब अमेरिका चली गई थी। तो इस हिसाब से अमेरिका में जो मैरीलैंड है इसकी ये उपराज्यपाल बन गई है। अमेरिका में यदि आप देखोगे ना तो ये ग्रेट लेक वाला क्षेत्र है। होम्स की ट्रिक मैंने बताई थी। ये 5 ग्रेट लेक जिसे आप होम्स कहते हैं, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। सुपीरियर है ना जो दुनिया में सबसे फ्रेश वाटर की लेक है। एकमात्र इसमें से मिशिगन लेक है जो कि पूरी तरह से यूएसए में है। बाकी की जो 4 लेक है ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। हालांकि कनाडा और यूएसए की सीमा बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नदी जो की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर, इसका नाम आप याद रख सकते हैं।
तो 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इससे आपका आधा नवंबर भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।